हिंदी साहित्य की ख्याति प्राप्त और प्रतिष्ठित लेखक लेखिकाओं की कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए वरिष्ठ कथाकार राजी सेठ जी की लिखी हुई कहानी किस्साए कप कॉफ़ी। तो शुरू करते हैं कहानी। वाराणसी विमान अड्डा, विमान की प्रतीक्षा, खजुराहो से यहाँ तक कि द्रुत हवाई यात्रा पर अब ऐसा भिनभिनाता समय, इतना वैपरीत्य पच नहीं रहा था। लगा कॉफ़ी ठीक रहेगी। कॉफ़ी के स्टॉल पर एक विदेशी। दुकानदार ने मुझसे 3 रुपए लिए, विदेशी से 5। उसी कॉफ़ी के कप के विदेशी ने दिए बिना उज्र के। बीच में परदेशपन और ज्ञान की कमी का पर्दा था। मैं खौल गई। कितनी ही बातों पर बयान करने बैठूं तो उपदेश जैसा लगेगा। नैतिकता, देश, मनोवृत्ति की बेईमानी, दूसरे देश में होने की विवशता, सारा कुछ सिमटता चला आएगा। ये बातें किसी को अच्छी नहीं लगेंगी, कहानी में भी नहीं। कहते हैं ऐसी बातों का मौसम टल गया, ये पिछड़ी बातें हैं। इनका ब्यौरा लिखना अनाधुनिक होगा। आधुनिकता को समझने की न सही, दिखने की ललक किसमें नहीं है। चलो उपदेश ना भी दूँ, फिर भी कोरी कच्ची घटना तो बताई जा सकती है। मुझसे रहा नहीं गया। कॉफ़ी वाले से मैंने पूछा, क्यों किया तुमने ऐसा कि उसी कप के मुझसे 3 रुपए लिए और विदेशी से 5? एक कप पर 2 ज़्यादा। किसी भी वस्तु से मिलने वाले संतोष के अनुपात में उसका दाम तय किया जाता है। इसे क्या देश विदेश में घूमता व्यक्ति नहीं जानता होगा? तुम उसकी जेब में पड़े डॉलर की ताकत से आतंकित हो या पराई जेब का लालच तुम्हें भरमा रहा है? तुम्हें क्या मालूम उसके पास कितने डॉलर हैं? ढेरों होंगे। ये नतीजा तुमने गोरी चमड़ी देख कर निकाला ना। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अपनी भी कोई नैतिकता होती है। ये आखिरी वाक्य मुझे नहीं कहना चाहिए था, आजकल की व्यवहार नीतियों के चलते। अपना अपना साधो, इस बात की आजकल बड़ी धूम है। पहले तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया, फिर वो क्षुब्ध सा दिखा। ऐतराज? इस दिशा से, एक स्त्री के मुख से? यही तो है न जमाने की हवा। ये सब सुगबुगाने लगी हैं सालियाँ। अभी तक जूतों के तले की तरह आराम से बैठी थीं। आपको क्या लेना देना? उसने मुझसे कहना चाहा, कहा नहीं। वैसी वक्रता साफ साफ उसके चेहरे पर दिखी। कैसे भूल सकता था कि वो हवाई अड्डे का स्टॉल होल्डर है, बस अड्डे का ढाबे वाला नहीं। सभ्यता से बोलना उसकी अपनी सजावट है। भद उड़ी तो उसी की उड़ेगी। उसी के परिचित यहाँ सारे हैं और सब तो आए गए हैं। वो दब गया, पर मुझे दबाते हुए बोला, उस लंगूर के लिए आप मुझे कोस रही हैं? ये सब वही तो हैं जिन्होंने हमें 200 साल तक लूटा। मुझे खुशी हुई कि वो अमिताभ बच्चन और चोली सॉन्ग के अलावा भी कुछ जानता है। किसने किसको लूटा, जैसा कुछ। अब लुटेरों के जाने के बाद कौन किसको लूट रहा है ये भी उसे मालूम है या नहीं, इसे जानने का क्या कोई रास्ता नहीं? मेरे मन में आया पूछूं कि क्या तुम बदला ले रहे हो उन्हें लूटकर? पर तुम्हें पता क्या है कि वो ब्रितानी है, अमेरिकी, जर्मन या कोई और जात? पर वो बीच ही में बोल पड़ा। अच्छा हुआ बोल पड़ा। मेरा सवाल खामख्वाह ही इंटेलेक्चुअल हुआ जा रहा था, जगह कुजगह का ध्यान किए बिना। अच्छा हुआ हम दोनों दाढ़ी झूले की तरह टंगने से बच गए। वो बोला, बेहतर है आप बात ना बढ़ाएं, बदले में मैं आपको 1 कप कॉफ़ी दे देता हूँ, फ्री यानी मुफ्त। एरोप्लेन तो पता नहीं कब आएगा, टेक्निकल डिफेक्ट सुना है। उसका अंग्रेजी का उच्चारण शुद्ध है। मुझे लगा जरूर BA MA वाली बेरोजगार श्रेणी का होगा, नहीं तो मैनेजमेंट स्कूल्स या प्रौद्योगिकी की पढ़ाई के दौरान ही ऑलरेडी बुक्ड का ठप्पा लग चुका होता, या फिर वर्क इज़ वर्शिप का उसूल घटक चुका होगा, कौन जाने। रिश्वत देते हो, शर्म नहीं आती? 1 कप कॉफ़ी को लेकर आप रिश्वतखोरी का इल्ज़ाम लगा रही हैं, वो भी इस देश में। तुम अपना खोट छिपाने के लिए देश के बगल में घुस रहे हो। एक मुखौटा मिला हुआ है सबको, जब चाहे जहाँ चाहो लगा लो, तुलना में अपने को साधु सिद्ध करने के लिए। बात खत्म नहीं हुई थी कि 2 ग्राहक आ गए। उसने एक अर्थ भरा संकेत मेरी ओर फेंका। मैं चुप हो गई। उसने कॉफ़ी के 2 कप भरे, कनखियों से मेरी ओर देखते हुए ग्राहकों से 6 रुपए मांगे। ग्राहक ने 100 का नोट बढ़ाया। नो सर, आई डोंट हैव चेंज, कहते हुए उसने मनाही में सिर हिलाया। व्हाट कैन आई डू? उतावली में ग्राहक ने अपने जूते का तलवा बजा डाला। चमाचम काला जूता। नॉर्थ स्टार होता तो शोर सुनाई भी ना पड़ता। आपके पास हैं? ग्राहक से नोट लेकर उसने मेरी ओर बढ़ाते हुए एक निहायत आपसियत भरी मुस्कान मुझे परोसी। मैं कुढ़ गई,
पर कुढ़न के हवाले होते होते बच गई। इस समय वो एकदम ठीक ठीक व्यवहार कर रहा था। बाकी की बात हम दोनों के बीच की आपसी बात थी, बाद में निपटी जाएगी। नहीं, मेरे पास भी नहीं है, मैंने मना किया। मना जरूर कर दिया, पर मेरे पास 100-150 रुपए की रेज़गारी थी। उसे मैं दिल्ली पहुंचने तक अपने इस्तेमाल में रखना चाहती थी। दूसरा नोट मेरे पास 500 रुपये का था। जानकारों ने मुझे धमका रखा था कि ये नोट बिरलों के पास रहता है, यानी कि स्मगलर्स इत्यादि के पास, जिन्हें बड़ी रकम को छोटे में दबोच कर परोसना होता है। ये अक्लमंदी मुझ पर बैंक से 500 के 7 नोट लाने के बाद ढुलकाई गई थी, नहीं तो मैं ट्रेवलर्स चेक्स का सहारा लेती। ओफ! वो बेचैन हुआ, फिर ग्राहकों की ओर उन्मुख होकर बोला, आपको भी दिल्ली की ही फ़्लाइट लेनी है ना हो थोड़ी देर बाद चेंज ले लीजिएगा। अभी आराम से कॉफ़ी पीजिए, अभी कुछ कस्टमर आ जाएंगे। कुछ विदेशी कस्टमर ढूंढो, जल्दी चेंज जमा हो जाएगी। मैंने पलीता लगाया। लगाना नहीं चाहा था, लग गया। अवचेतन की चेतनता कहेंगे इस स्थिति को। गुरुवर हिंदी में कहने की बात में पॉलिश कम लगे तो एक्टिवेशन ऑफ अनकॉन्शियस कह लीजिए। वो शायद दुखी हुआ, शायद 100 रुपये की रेजगारी के मामले में उसने अभी अभी मेरी ओर दोस्ताना हाथ बढ़ाया था। रिश्वतखोरी के इल्ज़ाम की चुभन को परे रखकर, या कि वो मेरे ध्यान को असली बात से परे ठेल रहा था, उसका भी अनकॉन्शियस। क्या चाहती हैं आप? उसने इधर उधर झांकते अपनी आवाज़ के दबेपन को भीतर से पुख्ता किया। चाहने को तो बहुत कुछ चाह सकती हूँ, लाइसेंस कैंसिल करा सकती हूँ तुम्हारा। उसने मुझे घूरा, इतना कि चेहरे पे छेद हो जाए, जानने की कोशिश करते हुए कि कहीं मेरी वही वाली श्रेणी तो नहीं है कि तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। मुझे ऊपर से नीचे इस तरह देखने के लिए काउंटर पर अपना पेट भोंक उसे सिर आगे बढ़ाना पड़ा। दौड़ती नापती सी निगाह। जरूर करा सकती होंगी, पर कोई बात भी तो हो। आवाज़ खिसियाई थी। बातें ऐसे ही हशप हो जाती हैं। मैं तैश में थी। छोटी हो या बड़ी, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। हम जड़ों के बारे में नहीं सोचते। जब बगले गले में फंसने लगते हैं तो चौकन्ने होने लगते हैं। बुराई को हशप ना करें, यह विवेक तो अपने अंदर होना चाहिए। कहते कहते ही लग रहा था कि मुझे अधबीच रुक जाना चाहिए था। बुराई के दमन और विवेक की बात नहीं करनी चाहिए थी। इस युग में ये रसभंग की साजिश कहलाएगी, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आखिर जो सोचा था वही हुआ। इस उपदेशनुमा धमकी से वो तिलमिला गया। आप तो मेरी दादी की तरह बोल रही हैं। वैसे ऐसा कहने पर भी आप बिगड़ जाएंगी कि ये पदवी क्यों दी, जो कि ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। ये असली वार था। मुझे जमकर बुरा लगा। वॉशरूम में होती तो एक बार आईने में दीदारे खुद जरूर करती। ढील गई। वो अपने वार का असर पहचान गया था, तभी तो सहलाने में लगा था। मैंने आपसे पहले भी कहा, आप ठीक कहती हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर आप जानती तो हैं कि चलता है का आजकल कितना चलन है। जब तक जो कुछ चलता है चलाते जाओ। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। मुद्दे का कीड़ा पिचक चुका था। चश्मा पर्स में रखती स्टॉल के सामने की बेंच से हटकर मैं परे की बेंच पर बैठ गई। मुड़कर भी न देखा। थोड़ी देर में किसी का पास बैठना महसूस हुआ। वही था। मैं पत्रिका में सिर डुबोई रही। उसने इस हदबंदी की परवाह न की। कानों के क्षेत्रफल को हथिया लिया। सुनिए, अगर आप लाइसेंस कैंसिल करवा सकती हैं तो कुछ भी करवा सकती हैं। कुछ भी? मैं लपक कर उठी और दूसरी बेंच पर बैठ गई। मुद्रा और मंशा दोनों से उसकी अवमानना। समय नहीं है, आपकी फ़्लाइट कभी भी अनाउंस हो सकती है। नहीं तो आपको बताता कि कैसी गुजर रही है। मुझे एक अदद नौकरी की सख्त ज़रूरत है, भटकने उटकने वाली नहीं, सरकार जैसी स्थायी। सरकार जैसी स्थायी? मैंने आंखें फाड़ी। बोलना नहीं चाहती थी, पर मेरी वक्रता इस प्रसंग पर एकाएक नुकीली हो गई। नहीं, मेरा मतलब है, मेरे लिए सरकारी ही ठीक है। छुट्टी, मेडिकल, यात्रा भत्ता, पेंशन, ग्रेच्युटी, आराम, सब कुछ है। और मनोवृत्ति भी वैसी। मैंने जोड़ना चाहा, पर टाल गई। और ये स्टॉल, इसे मैं अपने छोटे भाई के नाम ट्रांसफ़र कर दूंगा। खून के रिश्ते में हो सकता है, दोनों काम सध जाएंगे। वॉट ए ब्लिस, आई बेट यू। उसने मुझे अंग्रेजी में खुश करने की कोशिश की। मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। अच्छा था, उड़ान घोषित हो रही थी। मैं उठने की हड़बड़ी में आ गई थी। उसने एक छोटा सा कागज़ मुझे देने के बजाय मेरी मुट्ठी में ठूंसने की कोशिश की। मेरे हाथ को थाम कर, ये मेरा पता है, कुछ हो जाए तो मैं एकदम हाजिर हो जाऊंगा। प्लीज़ मैडम।
हाथ में गोली बन गए कागज़ को मैंने रास्ता काटते कूड़ेदान में डाल दिया था और घटना को तय करके आपके लिए सुरक्षित रख लिया। लीजिए अपनी अमानत। अभी आप सुन रहे थे राजी सेठ जी की लिखी हुई एक छोटी सी कहानी, किस्सा ए कॉफ़ी। आपको कैसी लगी ये बुद्धिजीवी कहानी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।